हम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम दे रहे जा रहे हैं, उन सबों के लिए 6 to 8 में आज जो है आप लोग का अब मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 कराने जा रहा हूँ। 80 प्रश्न 80 अंक वाला पार्ट 3। साथियों, इससे पहले मैं ऑलरेडी 9 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और जो है आप लोग का 10 जो है भाषा और रहता का जो है पार्ट 1 30 प्रश्न 30 अंक का भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है। नहीं जानकारी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। समय बहुत कम है तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना मेहनत कीजिएगा उतना कम ही रहेगा, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है और ये लास्ट समय है। अगर एक बार आपका सेटल हो गया तो फिर समझिए कि लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट का 10वां प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और बीजक से संरक्षित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कबीर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कबीर। ठीक है, और कबीर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है निर्गुण विचारधारा के व्यक्ति थे। ये जो है मूर्ति पूजा और जो है ये सब जो है हमें विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 छंदोग्य उपनिषद। और एक चीज़ और ध्यान आपको रखना, इसमें जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको मुंडकोपनिषद। तो एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते वाक्य जो है कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से। तो हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। सती प्रथा का उन्मूलन जो है आपको पता होना चाहिए 1829-30 के बीच में हुआ था, और इसका श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को जाता है, हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। आगे करा कि विधवा पुनर्विवाह कानून, तो ये हो जाएगा आपका जो है 1856 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले जो है विधवा को जो है पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थे, मतलब उसको जो है समझिए कि जिंदगी भर आजीवन जो है विधवा ही रहना पड़ता था। आगे करा कि कन्या भ्रूण हत्या निषेध, तो ये हो जाएगा आपका 1843 1843। और दास प्रथा का उन्मूलन जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1804। दास प्रथा का मतलब होता है एक तरीके से किसी को गुलाम बना के रखना, तो उसका भी उन्मूलन हो गया 1804 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कूट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति आपको पता होना चाहिए, कुंडल वन काश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में और प्रथम शताब्दी में हुआ था। आगे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से डैश के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट काल। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है W हंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, कलकत्ता सत्र 1906। आगे कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 खम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन बाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मदन लाल ढींगरा।
और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि करजन वैली पर आक्रमण कौन किया था, तो मदन लाल ढींगरा। आगे कह रहा है कि निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। पहले जो है पैसा का जब प्रचलन नहीं था तो वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वैदिक काल में जो है निष्क क्या था, तो विनिमय के प्रणाली के रूप में जो है यूज किया जाता था। आगे कह रहा है कि CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी के दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने डैश के द्वारा के लिए कार्य किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के 1916 के किस सत्र में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की जो है मुस्लिम लीग को रियायत दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ समझौता में जो है आपको पता होना चाहिए 1907 में जो है फूट हुआ था और 1916 में लखनऊ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें क्या होगा, एक दूसरे से मिल गए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस। आगे करा कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी घोषित किया। और ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को द्वितीय सिकंदर-ए-सानी के उपाधि से घोषित किया। और इसके बारे में एक और चीज़ पूछा जाता है कि किसने जो है खलीफा का पद लेने से इनकार कर दिया, तो वो जगह अलाउद्दीन खिलजी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी। विहार का मतलब होता था मठ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को पता है कि आपको भारतीय इतिहास में नेपोलियन कहा जाता है भारत का, ठीक है। और ये जो है संगीत प्रेमी भी बहुत थे, क्योंकि इसके सिक्के पे जो है इनका चित्र जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। आगे कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है, ठीक है, गलत पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ये जो आपका गलत स्टेटमेंट है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए जो है उनको नहीं जाना जाता है। शेरशाह सूरी के बारे में ध्यान रखिएगा कि 2 युद्ध जो ये लड़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिलग्राम और दूसरा कन्नौज का युद्ध, ठीक है। और दोनों युद्ध हुमायूं के साथ हुआ और दोनों युद्ध में जो है इसका विजय हुआ था। और उस बीच में जो है मुगल काल जो है थोड़ा डिस्टर्ब रहा और हुमायूं जो है गद्दी छोड़ के दिल्ली का चला गया था और जो है शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुआ था उस समय। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। देखिए इसके पीछे का कहानी मैं आपको बता देता हूँ। जब 1608 ईस्वी में हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, तो पुर्तगालियों का जो है उस समय कुचक्र के कारण उसको जो है अनुमति नहीं मिला। हालांकि फिर से वो 1612 में आया और जहाज लेके आया था, तो पुर्तगालियों से युद्ध करना पड़ गया, ठीक है। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों का विजय हुआ था और जिसके फलस्वरूप जो है जहांगीर इससे प्रभावित होकर जो है उसको यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने का जो है आज्ञा दे दिया। आगे कह रहा कि यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हेनरी विवियन डिराजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राहुल सांकृत्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था उसको अभी तक सही से पढ़ा नहीं जा चुका है, तो उसी के बारे में जो बताना कह रहा है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा जो है बता रहा है कि अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा जो है कारण बता रहा है द्विभाष लेखों की अनुपस्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ने का बहुत सारा कारण था। एक तो उसकी भाषा की कोई जानकारी नहीं मिली है, अभिलेखों की छोटी छोटी लंबाई थी और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति थी, जिसके कारण जो है आज तक इसके लेख जो है पढ़ा नहीं जा चुका है। और इसलिए कभी भी पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी, तो इसके बारे में जो है कोई आज तक जो है स्पष्ट जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप।
बाघ की जो गुफाएं हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त युग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, काजी उल कजात। काजी उल कजात जो था, सॉरी, काजी उल कजात जो था वो समझिए कि एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था का जो हेड था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? धातु, मेटल, समझे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए 1857 तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक तरीके से व्यापारिक अधिकार में यहाँ पे जो है इन्वॉल्व थी। जैसे ही 1857 के विद्रोह में भारतीयों का हार हुआ, उसके बाद जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कंट्रोल आ गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार प्लस यहाँ का जो है कानूनी अधिकार में भी इन्वॉल्व होने लगा और जो है पूरी तरीके से जो है सत्ता कंट्रोल में आ गया अंग्रेज के। आगे करा कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका श्री राजगोपालाचारी। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन करें। तो चलिए चयन करते हैं। कह रहा है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ठीक है, और आगे कह रहा है कि इनकी रचना जो है प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक सूक्त है। तो देखिए यह जो है 3500 वर्ष जो है ऋग्वेद का समय आपको जो है 1500 ईसा पूर्व से लेके और जो है 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 3500 वर्ष पूर्व जो है इसका जो है आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे करा कि इनकी रचना जो है प्राकृत में की गई थी। तो ऐसा नहीं है, इनकी रचना जो है संस्कृत भाषा में था। जितना भी हिंदू धर्म में आपको वेद मिलेगा हमेशा देखिएगा संस्कृत में मिलेगा और संस्कृत को बहुत ही पवित्र भाषा माना जाता है हिंदू धर्म में। आगे करा कि इसमें 1000 से अधिक सूक्त थे। तो ये सही है। इसमें जो है आपको पता होना चाहिए 1028 सूक्त था और जो है 10 कितने थे ऋग्वेद में? 10 मंडल थे। मंडल थे आपको पता होना चाहिए, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल में जो आपका 4 वर्णों का कल्पना मिलता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में और भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना वेद यही है और जो है गाय वगैरह का वर्णन सबसे पहले गौ माता का जो है यहीं पे मिलता है। आगे कह रहा कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मध्यकालीन भारत में धर्निक या कड़ीदार इंगित करते थे किसको? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 छत, दरवाजे और खिड़की के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सहतीर को जोड़ने वाली एक शैली थी। ठीक है, कौन? तो धार्मिक था। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट जो है सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है, आपको टेक्टोनिक प्लेट है, ध्यान रखिएगा, जो प्रशांत महासागर के तल में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। समझ चाहिए 1 मिलियन जो है 10 लाख होता है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र डैश कहलाता है। तो ये जो है आपका उष्ण वाताग्र कहलाता है। ठीक है, देखिएगा कि वाताग्र जो है 4 प्रकार का होता है आपका शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और जो है अधिविष्ट वाताग्र। और जो ये कंडीशन दिया गया ये आपका उष्ण वाताग्र का जो है। चलिए आगे कह रहा कि एक नदी, झील या झरने जैसी जल आपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान जो है डैश कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका नम बिंदु जो है बस्ती कहलाता है। कह रहा कि 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, लेकिन
उसकी अनिश्चित खेती की समयावधि की प्रक्रिया कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, लेकिन उसकी अनिश्चित खेती की समय अवधि की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका अंतर फसल। अंतर फसल के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। कह रहा है कि अंतर फसल जो एक तरीके का प्रक्रिया जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक ही समय में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें जो है उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो एक दूसरे के साथ जो है मिश्रित नहीं होते हैं। चलिए, क्रमिक पैटर्न में उगाया जाता है। आगे कह रहा है कि मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः डैश का अनुसरण करती है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को, और इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली लवणता जो है कितनी होती है औसत में? तो ये हो जाएगा आपका 35% जो है औसतम लवणता होती है महासागरों और या सागरों की जो है पानी का। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। चलिए, आगे कह रहा है कि महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है पैंथालासा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे डैश कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका धूम कोहरा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 छोटा नागपुर के पठार वाले एरिया में। आगे कह रहा है कि एशियाई देशों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। आगे कह रहा है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र डैश के पास देखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में जो है मिलते हैं? अब बताइए कौन कौन सा मिलता है। तो बिहार में जो है आपको मिलने वाला मेनली जो है पायराइट है और फेल्सपार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल वगैरह तो मिलता नहीं है, अगर मिलता तो क्या रहता, हम लोग का सबका जॉब वहीं पे लग जाता। जितने भी आप साथी कर रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा खासा जॉब लग जाता प्राइवेट सेक्टर में। चलिए, आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब जो है कौन बांध जो है किस नदी पे जो है सही जो है दिखाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है नरौड़ा बांध आपको जो है गंगा नदी पे उत्तर प्रदेश में, ये जो है आपका बिल्कुल सही है। बाकी आपको ध्यान रखना है मेटूर बांध जो है आपका कावेरी नदी पे है, मैं करेक्ट बता रहा हूँ। कोयना जो है आपका बांध कोयना नदी पे है, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन डैश कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मिस्ट्रल, और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मिस्ट्रल फ्रांस पे के आसपास वाले एरिया में बहती है। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा, और ये रट लीजिएगा क्योंकि मैं बार बार पिछले बार एग्जाम में भी बोला था और ये बीपीएससी 7th पेज में छपा था, और ध्यान नहीं देते हैं लड़के, बोलते हैं लास्ट में कि एग्जाम में सर टकराया नहीं था। देखिए, टकराना एक अलग चीज़ होता है, सीधा क्वेश्चन आ जाना समझिए कि बोर्ड का नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट आएगा, आप जो आसपास के चीज़ को जानिएगा तो पकड़ पाइएगा। देखिए, ऊर्जा का फ्लो होता है हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, जैसे इस डायरेक्शन में हो गया तो अब बैक नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का फ्लो जो है पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा एक होता है, एक डायरेक्शन में होता है, और दूसरा एक होता है ऊर्जा का पिरामिड होता है, ठीक है। ये भी बहुत पूछा जाता है, 10% के नियम को फॉलो करता है। 2 क्वेश्चन में ईवीएस में चिल्ला चिल्ला के बोला था और दोनों का दोनों छपा था। एक जो है जो है मतलब क्या कह सकते हैं बॉयज वाले में सवेरे वाले जो है सेशन में, और दूसरा जो है शाम वाले में आया था ये जो ऊर्जा पिरामिड के बारे में। ये जो है 10% के जो है लॉ को फॉलो करता है, मतलब 10% जो है, जैसे यहाँ पे आपके पास मान के चलिए 100 किलो कैलोरी एनर्जी है प्रथम स्टेज में, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10, यहाँ पे कितना बचेगा 0.1, मतलब 10% जो है के साथ घटते जाता है रेट के साथ, ठीक है। तो ये पूछेगा कि एनर्जी पिरामिड जो होता है कितना प्रतिशत जो है लॉ को फॉलो करती है, तो 10% जो है लॉ को फॉलो करती है। आगे कह रहा कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइए। तो बिहार में जो पटसन उद्योग है आपका उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में मिल जाएगा, और दूसरा मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्वी मानसून जो है आपको जो है पूर्वी तट पे जो है बारिश होने का मेन कारण बनता है। चलिए आगे कह रहा है जो आपको मिलाना है, ये जो थोड़ा लेंदी दे दिया गया है और इतना बड़ा जो है दिखाना हालांकि मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी जो है इसको चलिए देखिए क्षोभ मंडल के बारे में ध्यान रखिए। सबसे नीचे जो आपको पता होना चाहिए धरती से जैसे आप उठते हैं वायु में वातावरण में, तो सबसे नीचे आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। ठीक है, मंडल छोड़ देता हूँ, ध्यान रखिएगा क्षोभ यहाँ पे। फिर उसके ऊपर क्या मिलता है, तो समताप मिलता है। फिर उसके ऊपर क्या मिलेगा, मध्य मिलेगा। फिर इसको आयन मिलेगा, मंडल लगा लीजिएगा अपने से, और फिर बहिर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वातावरण में विस्तार है इसका। ठीक है, अब चलिए इसको बता देते हैं कहानी इसका क्या है। क्षोभ मंडल जो होता है सबसे नीचे जो पाया जाता है उसमें जो है मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो ए का जो है 4 हो जाएगा। समताप मंडल के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ओजोन गैस की एक परत होती है। ठीक है, और समताप मंडल में सबसे बड़ा जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है वायुयान जो उड़ता है आप लोग का, जब आप नौकरी वोकरी हो जाएगा चाहे गए होंगे आप वायुयान पे बढ़े होंगे, तो ये समताप मंडल में उड़ता है, क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि क्षोभ मंडल में नहीं आता है, लेकिन नॉर्मली समताप मंडल जो है समताप मंडल में वायुयान उड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है मौसम संबंधी घटनाएं का जो है प्रभाव नहीं है। ज़्यादातर प्रभाव कहाँ पे, तो क्षोभ मंडल में है। तो वायुयान जो इस प्रभाव से बचा रहता है, इसी कारण जो है समताप मंडल में जो वायुयान उड़ता है। बाकी बचा मध्यमंडल, तो मध्यमंडल में ध्यान रखिएगा इसमें जो हो जाएगा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, मध्यमंडल में क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है घर्षण वगैरह होता है वातावरण का, और जिसके कारण जो है उल्का पिंड जैसे ही एंट्री लेता है मध्यमंडल में तो क्या होता है, जलने लगता है। आगे करा कि बाह्य वायुमंडल, तो ये हो जाएगा आपका आयन मंडल, इस परत का एक जो है भाग कह सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। और इसके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे नीचे कौन है, तो क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर कौन है, तो बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की खासियत क्या है, तो इसमें मौसम संबंधी सारी घटना होता है, चाहे वर्षा हुआ, कोहरा लगा, ठीक है, ठंडा होना, हवा बहना, ये सब जो है इसी मंडल में होता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। और आयन मंडल में ध्यान रखिएगा, आयन मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितना भी आपका सैटेलाइट वगैरह का कम्युनिकेशन का सिग्नल सबसे पहले आयन मंडल में आता है, फिर जो है वो धरती पर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 निबल प्राथमिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। तो क्या हो जाएगा बताइए किसके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण कराने का श्रेय जो है सबसे पहले सुशील मोदी को जाता है। 2006-7 के दौरान जो है उन्होंने करवाया था। आगे कह रहा है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। और सोपानी कृषि रोपण कृषि दिया गया है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, देखिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है मानव के साथ साथ मानव कहाँ पे रहता है, तो स्थल मंडल में रहता है, और इसके साथ साथ जो है जीव भी रहते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, इसका जीवन भी प्रभावित होता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय शैल। आग्नेय शैल भी 2 टाइप का होता है, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। ठीक है, जैसे अंतर्भेदी का एग्जाम्पल हो गया आपका ग्रेनाइट, और बहिर्भेदी का बेसाल्ट हो गया। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो इसमें जो है कह रहा है कि यह भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पास पाए जाते हैं। तो ये सही बात है आपका। ये जैसे ये हो गया आपका ग्लोब हो गया, तो यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होता है इसके आसपास का एरिया जो है उष्णकटिबंधीय होता है, ऊपर नीचे में। कह रहा है कि ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरी वर्ष भारी वर्षा होती है, गर्म बहुत ज़्यादा होता है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना कर्क रेखा पे जो है
सूर्य की किरणें जैसे यहाँ से सूर्य आता है, इस तरीके से हल्का टिल्ट होता है। लेकिन जैसे ही पोल पे देखिएगा तो पूरा सूर्य का किरण जो है नहीं जा पाता। यही कारण जो यहाँ पे हमेशा देखिएगा बर्फ जमा रहता है, नॉर्थ ध्रुव में भी और जो साउथ में भी। आगे कह रहा है कि वृक्ष अपने पत्ती पूरी तरह से नहीं झड़ते हैं, जो है झड़ने से पहले कुछ ना कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उस को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति कार्यरत है लेकिन कुल उत्पादन में जोड़ने में योगदान नहीं देता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और ये बेरोजगारी अक्सर जो है किसान मतलब खेती के क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो कह रहा है कि आदिम कालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। तो सही बात है, आखेटक मतलब शिकार करने के लिए या तो पत्थर से मार के मतलब जो है जानवर वगैरह को डैमेज करके उसको पका के खाते थे, नहीं तो लकड़ी के बने औजार नुकीला औजार से वार करते थे। तीर का भी इस्तेमाल करते थे। अभी भी जाइएगा तो आदिवासी लोग जो है आपका उसका कुछ नमूना मिल जाएगा देखने को, झारखंड वगैरह चाहे छत्तीसगढ़ के एरिया में अभी भी तीर का यूज करता है वो लोग। ये भी सही है कि आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था, बहुत हद तक निर्भर था। आगे कह रहा है कि अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई या संकटापन्न हो गए। तो ये भी आपका सही है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। तो कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के उद्यम होते हैं, एकदम 100% सही है। जैसे भारत में क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर और गवर्नमेंट सेक्टर सब जो है आपस में मिलकर काम करता है। कह रहा है कि पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में है। जैसे अमेरिका वगैरह में जाइएगा तो वो जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पे, तो जितना भी प्राइवेट मैक्सिमम कंट्रोल जो है प्राइवेट सेक्टर का ही है। ठीक है, उद्योग पे। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत हद तक जो है सरकार का भी कंट्रोल है और जो है प्राइवेट भी है, दोनों मिलकर काम करता है। आगे कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन संयुक्त रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा जो है किया जाता है। तो ये भी सही है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका में आपका पूंजीवादी हो गया और रूस वगैरह में समाजवादी अर्थव्यवस्था। आगे कह रहा है कि व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। एक सकारात्मक संतुलन का मतलब यह होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर ज़्यादा व्यय करता है, मतलब खरीदने पर जो है देश ज़्यादा खर्च करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को क्या कहा जाता है। तो ये जो प्रयास है उसको हम कृषि विकास कहते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो मतलब खेती के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और भी नए नए तरीके से जो खेती हो रहा है आपको पता ही होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कृषि विकास बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो सही बात है, आप जब वोट देते तो किसी को थोड़ी बताते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनते हैं। आगे कह रहा है कि सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। तो ये भी सही है, हर 5 साल पे चुनाव होता है और जो है उसी बीच में अगर अच्छा काम नहीं करता तो सरकार बदल दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका जो है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा जो है उस विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है या बढ़ा भी दिया जा सकता है। आगे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। ठीक है, सही पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपना कानून बनाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। और ये ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो 1959 में ही जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में आ गया था और राजस्थान राज्य के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। हालांकि अब तो जो है पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला को आरक्षण भी दे दिया गया है
जो भी है हर चीज़ में जो है महिलाएं भी खड़ा होती है। आपको पता होगा सीट रिजर्व तक रखा गया है हर जो है जाति के लोग के लिए। चलिए आगे कह रहा है कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है तो इसमें आपको पता होना चाहिए दोहरी नागरिकता जो है भारत में तो एकल नागरिकता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका ये सब में क्या दोहरी नागरिकता है। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। ऐसा है क्या, बताइए। तो बिल्कुल नहीं है। उच्च न्यायालय क्या है, तो अपने आप में जो है स्वतंत्र है, ये किसी के अंतर्गत नहीं, किसी कंट्रोल में नहीं है। आगे कह रहा कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। ये भी आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है। आगे कह रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है उसे मुक्त कराने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। अब बिल्कुल सही बात है। आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। आगे कह रहा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी अधिकार से वंचित किया जाता है जो कि आपका मौलिक अधिकार है और नीचे के न्यायालय में आपको न्याय नहीं मिल रहा तो आप जो है ऊपर जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और जो लड़ सकते हैं, अपने आवाज़ जो है बुलंद कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 249। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है 6 to 8 में सोशल साइंस हिंदी और 9th 10th में सोशल साइंस हिंदी और साथ ही साथ 11 12 में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक इकोनॉमिक्स का PDF लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है। आप जो है वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सअप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। क्योंकि जो है आप लोग फ़ोन करते हैं तो डायरेक्ट मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि मैं रहता ही नहीं हूँ। कभी कभी जो है रहने के कारण जो आप लोग का फ़ोन मैं रहता हूँ तो रिसीव ज़रूर कर लेता हूँ। हमारे साथी रहते हैं वही आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे और जो है प्राइस जो भी होगा आपका मिनिमम रखा गया और ये भी इसलिए रखा गया ताकि आप लोग के लिए जितना ज़्यादा हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सेवा दे सके। क्योंकि आपको पता है कि सेट बुक से लेके नेट वगैरह हर चीज़ में कुछ खर्चा होता है तो बस उसी के लिए और कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बाकी 40 नंबर के कॉमन प्रैक्टिस जो आपका पेपर है उसके भी PDF हर सब्जेक्ट का तैयार है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक EVS हर सब्जेक्ट का है। तो अगर आप इच्छुक है तो ले सकते हैं। बाकी अगर सेल्फ स्टडी से अगर आप तैयारी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कीजिए अच्छा से। बस समय कम है, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि टू द पॉइंट मटेरियल है, अगर आप लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। चलिए आगे कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के जो है वेतन को कम कर सकते हैं और राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित की जा सकती है। तो जब अगर वित्तीय आपातकाल का स्थिति आता तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि न्यायाधीश सहित जितने भी सिविल सर्वेंट है, जैसे UPSC वाले, BPSC वाले, जो भी स्टेट PCS वाले, सबके वेतन को काटा जा सकता है अगर वित्तीय जो आपातकाल का स्थिति अगर देश में आ गया है तो। और राज्य विधानसभा जो है धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो सकता है। ठीक है, तो आपका एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन जो है आपके सत्य हैं। अब बताइए कौन सा 2 कथन सत्य है। तो कह रहा है कि भारत क्या है, एकात्मक राज्य है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि भारत एकात्मक राज्य है। भारत क्या संघीय राज्य है, ऐसा भी नहीं पढ़ा है। हाँ, ये पढ़ा है आप लोग कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये पढ़ा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत संघीय राज्य एकात्मक संघीय है। तो ये आपका करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा।
पहले ही अनुच्छेद में आपको पढ़ना है, ठीक है। भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया। आगे जो है बहुत महान हस्ती है, उसका जो है पुस्तक का नाम दिया गया है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, एकदम घोट जाइएगा इसको। अरस्तु का जो लिखा हुआ पुस्तक है पॉलिटिक्स, बहुत पूछा जाता है, बहुत बड़े दार्शनिक थे यूनान के। प्लेटो जो है इसका आपका रिपब्लिक हो जाएगा। कौटिल्य तो हमारे यहाँ के ही है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में जो थे मास्टरमाइंड यही थे, तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। और हेरोल्ड लास्की का है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहा कि संविधान का अनुच्छेद जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, मतलब यूपीएससी का जो है मेंबर उसको हटाने के लिए किस जो है अनुच्छेद का उपयोग किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 317। वैसे भी ध्यान रखिएगा, देखिए भाग 14 में जो है आपका संविधान के भाग 14, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, आपका यूपीएससी का वर्णन है। और इसमें जो है अनुच्छेद 315 से लेके 327 323 के बीच में, तो बाई द वे अगर आपको याद नहीं है तो यूपीएससी संबंधित जो भी होगा तो इसी बीच में मारिएगा, अभी तुक्का तो इसी बीच में मारिएगा, 315 से लेके 323 अनुच्छेद के बीच में। आगे कह रहा है कि 4-5 जो इंपॉर्टेंट दिया गया अनुच्छेद और उसको मिलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है, चाहे आप किसी भी जाति धर्म लिंग संप्रदाय से है तो आपको जो है समान अधिकार है कि आप भी जो है एग्जाम दे सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं तो। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचार है, मतलब जो है अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा तो आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 जो है आपका कानून के समक्ष जो है आपका क्या है तो समानता है, ठीक है, विधि के समक्ष इसी को बोलते हैं समानता। और 17 जो है आपका अस्पृश्यता अपराध है, मतलब छुआछूत किसी के विरुद्ध हो रहा है तो वो जो है अनुच्छेद आर्टिकल 17 के मतलब हेल्प लेके जो है वो जाके केस कर सकता है और जो है इसके विरुद्ध जो है कोर्ट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा इसका आंसर कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों का अनुदान देता है। संचित निधि का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, उसी से जो है लगभग हर आदमी को जो वेतन वगैरह मिलता है, बड़े बड़े जितने भी अधिकारी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वित्त आयोग। केंद्र सरकार जो है वित्त आयोग जो होता है उसके सिफारिश पर कंसोलिडेटेड फंड से जो वेतन देता है। आगे कह रहा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है कौन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ये भी सारा का सारा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। जैसे आपको पता होगा कि अनुच्छेद 356 जो है राज्य में जो आपातकाल लगाने का स्थिति आता है तब अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति यूज करते हैं। 3 प्रकार के आपदा का जो है वर्णन है संविधान में, ठीक है, एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा जो है राज्य में जो आपात लगता है, तीसरा जो वित्तीय आपात। उसमें 356 जो है आपका राज्य में आपातकाल लगाना होता है, जैसे मुख्यमंत्री के द्वारा कानून व्यवस्था सही से नहीं चलता है तो क्या करता है केंद्र सरकार जो है, केंद्र नहीं कह सकते राष्ट्रपति, उसको जो है राष्ट्रपति शासन लगा कर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल उस समय केंद्र के पास हो जाता है। आगे करेगा अनुच्छेद 352 में जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जैसे मान के चलिए अभी जो है किसी देश से पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 पूरे देश में लगा देगी। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, जैसे मान के चलिए कि भारत में बैंकिंग सिस्टम वगैरह क्रैश हो गया, मतलब पूरा सिस्टम जो इकोनॉमिक का फेल हो गया और जो है मान के चलिए आप गए एक समोसा लेने और 2000-4000 का एक समोसा आने लगा, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुआ था, पूरा वहाँ का जो है वित्तीय सिस्टम ही क्रैश हो गया था। तो उस स्थिति में जो है अगर भारत में ऐसा स्थिति आता है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकती है। और अनुच्छेद 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा भाग 14 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में ही प्रावधान दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बताइए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन डैश द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 26वें संशोधन 1971 में। आपको पता होना चाहिए कि जैसे राजबाड़ा वगैरह थे, जब अंग्रेज चला गया यहाँ से तो राजबाड़ा वगैरह का जो है विशेष अधिकार था
उन लोग का अलग पेंशन वगैरह चलता था सब कुछ मिलता था विशेष अधिकार। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में 1971 में जो ये अधिकार 26वें संशोधन के द्वारा आ रहा थी, संविधान में संशोधन करके जो ये अधिकार विशेष अधिकार खत्म कर दिया, उसको भी एक आम नागरिक की तरह ट्रीट किया जाए। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति डैश कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति जो है आपको पता होना चाहिए, लोकसभा को भंग कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, लोकसभा को जो है भंग राष्ट्रपति नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं, ये सही बात है। आगे कह रहा है कि संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, ये भी सही बात है। लास्ट जो फाइनल डिसीजन जो है राष्ट्रपति के कलम से ही होता है। आगे कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। देखिए संसद का इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा दो जो होता है संसद का सदन है, इसको बुलाने का काम राष्ट्रपति को है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा, जो कि लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसका वर्णन जो आपको भाग 4 में किया गया है, संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका जो है वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। हालांकि शुरू में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार में जो है शामिल कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, और इसका जो है बहुत पूछा जाता है। तो इसी के साथ जो साथी आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 10, 6 to 8 में समाप्त होता है, और जो है बहुत जल्दी अगला प्रैक्टिस सेट भी आप लोग आ जाएगा। और एग्जाम से पहले आप लोग का सारा जो है 15 का 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना प्रैक्टिस सेट करवाऊँ उसको करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, समय कम है। तो चलिए साथी लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।